सॉल्युबिलिटी के बाद हमारा जो है सॉल्युबिलिटी कर्व आता है, जिसमें हमारे दो तरह का कर्व होता है। एक हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व। तो कॉन्टिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व में हम लोग देखें तो हमारे एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी अमाउंट होता है, ग्राम सॉल्यूट पर 100 ग्राम सॉल्वेंट। तो अगर आप इसमें देखो तो इसमें हमारा जो है जो कर्व है वो तीन तरह का कर्व है। एक मैंने NaCl का कर्व लिया है जो ऑलमोस्ट जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो इसका मतलब हुआ कि NaCl का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें KCl और NaNO3 का, तो इसका ग्राफ हम देखें तो हमारा अपवर्ड है, स्लोप इसका जो है पॉजिटिव है। इसका मतलब हुआ कि इनका सॉल्युबिलिटी जो है वो हमारे टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो KCl का सॉल्युबिलिटी या NaNO3 का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। इस KCl का सॉल्युबिलिटी यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, जबकि हमारा NaNO3 का जो है नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। मतलब इसका जो है कभी अचानक तेज हो जाएगा, कभी कांस्टेंट रहेगा, बट ये बढ़ेगा। वहीं अगर हम लोग देखें, हमारे पास दो ऐसे सॉल्ट हैं Li2SO4 लिथियम सल्फेट और सीजियम सल्फेट, जिसमें हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड है, निगेटिव है, स्लोप है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिक्रीज करता है। तो हमारा जो है इस पर क्वेश्चन क्या आता है कि सपोज करो कि हमारा जो है ये पूछा जाएगा कि 40 डिग्री के टेम्परेचर पर हमारा KCl का सॉल्युबिलिटी कुछ 75 है। ठीक है। तो 75 ग्राम KCl डिजॉल्व हो रहा है 100 ग्राम सॉल्वेंट में एट 40 डिग्री के टेम्परेचर पे। अगर हमारा जो है 73 ग्राम हो गया तो वो कैसा सॉल्यूशन देगा? तो ये मेरा अनसैचुरेटेड हो गया। वहीं अगर हमारा पूछा जाएगा कि अगर मेरा सॉल्युबिलिटी 78 ग्राम है, यानी कि 75 से ऊपर है, तो ये मेरा हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड। तो होप ये ग्राफ अब आपको क्लियर है। नेक्स्ट ग्राफ हम देखते हैं डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी का ग्राफ। इसमें हम लोगों ने दो सॉल्ट लिया है, एक FeSO4 लिया है, एक Na2SO4 लिया है। इसमें अगर हम देखें तो हमारा कर्व अचानक जो है आगे जा रहा है और ब्रिक के बाद चेंज हो रहा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रिक। दिस ब्रिक टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब हो गया कि हमारा जो Na2SO4 है उसका सॉल्युबिलिटी हमारा जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, बट 32.8 डिग्री सेल्सियस आने के बाद इसका जो फिजिकल स्टेट है सॉलिड का, उसमें एक चेंज आ रहा है। और इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं Na2SO4 10H2O 32.8 डिग्री सेल्सियस पर ये बना Na2SO4। मतलब कि ये अपना सारा वाटर मॉलिक्यूल छोड़ देगा। ग्राफ का कहने का मीनिंग है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, बट जैसे ही 32.8 आएगा ये अपना स्टेट चेंज कर लेगा। सॉल्यूट जो है अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर लेगा। ठीक है। जिसमें हमारा ये यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, बट यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। अगर हम इसी में देखें Fe2SO4 का, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही ग्राफ देखने को मिल रहा है। हमारा जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, बट एट ब्रिक, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे आने के बाद ये अपना जो है फिजिकल स्टेट चेंज कर ले रहा है, जिसमें हमारा यहाँ 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यहाँ पर 4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो जहां पर भी ये ब्रिक बनता है सॉल्युबिलिटी कर्व में, उसका मतलब होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ हमारा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। यह हमारा जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में बताता है सॉल्युबिलिटी पर गैस का लिक्विड में। यानी कि कोई गैस सॉल्यूट है और कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, तो उस पर अगर हम प्रेशर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो इस पर हेनरी ने अपना एक लॉ दिया जो ये कहता है
तो हेनरी लॉ हमारा कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज, तो यहाँ पर मेरा जो सॉल्यूट है ये वेपर फेज में है, ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है क्योंकि मैंने एक क्लोज सिस्टम लिया हुआ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब जैसे ही ये प्रेशर लगाएगा तो इसके कुछ मॉलिक्यूल इंटर करना शुरू हो जाएगा इस सॉल्वेंट के अंदर और ये कन्वर्ट होते चला जाएगा सॉल्यूशन में। जो सॉल्वेंट था अब मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो जैसे ही इसके अंदर जो है सॉल्यूट इंटर किया तो उसका कुछ मोल फ्रैक्शन बना, तो जो मोल फ्रैक्शन होगा गैस का सॉल्यूशन में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर फेज। दैट इज प्रेशर, वेपर प्रेशर is directly proportional to the mole fraction. If vapor pressure is P is directly proportional to the mole fraction X. यहां पर आपका जो है कई सारे बुक्स में X प्रोपोर्शनल P भी दिखता है, बट हमारा जो हेनरी लॉ है वो इस पर काम करेगा। तो बाकी इसको रिजॉल्व करना हम जानते हैं कि P इज इक्वल, एक कांस्टेंट लिखेंगे, वो कांस्टेंट यहां पर होता है KH। KH इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। P इज वेपर प्रेशर, X इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, वो भी पार्शियल वेपर प्रेशर। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें एसआई यूनिट तो KH इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा P/X। तो एसआई यूनिट ऑफ KH ये हमारा हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं, प्रेशर का पास्कल। अदर यूनिट हमारा ऑफ KH ये हमारा हो जाता है किलो बार। मेरा मेनली यही यूज होता है, आप कहीं पर भी देखोगे KH के केस में तो किलो बार ये रहता है। अब इसमें हमारा सवाल आता है कि हमें जो है हेनरी लॉ के केस में दो फॉर्मूला यूज करना है, एक जो P इज इक्वल टू KH X है, और दूसरा भी यूज होता है जो हमारा कहता है X इज इक्वल टू KHP। ये दोनों ही फॉर्मूले यूज होते हैं। तो हम कब कौन सा यूज करेंगे ये डिपेंड करेगा KH पर। We will use the formula depending on unit of KH। अगर KH का फॉर्मूला मेरा किलो बार है तो हम ये यूज करेंगे, अगर हमारा जो है पर किलो बार आ जाएगा तो ये यूज करेंगे। ओके, यूनिट ऑफ जो है हमारा प्रेशर इसी के अकॉर्डिंग हमारा आएगा। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि चार ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल एज अ लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, या इनमें से कौन सा लिमिटेशन हेनरी लॉ के लिए काम करता है, या इनमें से किस कंडीशन पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि पहला लिमिटेशन इसका है लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। मेरा टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पे ये वर्केबल नहीं है, और लो प्रेशर पे ये वर्केबल है। प्रेशर भी हमारा बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए कि हम इनफाइनाइट प्रेशर लगा दिए बहुत ज्यादा तो हम सोचेंगे हेनरी लॉ काम करेगा, तो नहीं।
दूसरा हमारा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे गैसेस जो केमिकली रिएक्ट करते हैं वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि हम पार्शियल प्रेशर हमारा बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। मोल फ्रैक्शन हमारा ज़्यादा हो सकता है वेपर प्रेशर हमारा कम रहने के बावजूद। जो तीसरा कंडीशन है कि प्रेशर हमारा लो रहना चाहिए, टेम्परेचर भी लो रहना चाहिए, बहुत हाई नहीं रहना चाहिए, बट टेम्परेचर हमारा टू लो नहीं होना चाहिए। गैस शुड नॉट बी हाईली सोल्यूबल। तो गैस जो है हाईली सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो है हमारा लिमिटेशन के बाद आता है एप्लीकेशन। हेनरी लॉ आखिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो हेनरी लॉ का पढ़ना जो है जरूरी है क्योंकि इसका बहुत सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे डे टू डे लाइफ में है, जिनमें से हमारा एक टर्म आता है बेंड। बेंड हमारा जो है ये टर्म रिलेटेड है जो डाइवर्स है उनसे जुड़ा हुआ। जो सी डाइवर्स होते हैं वो जब हमारे पानी में उतरते हैं तो वो एक गैसेस मिक्सचर लेकर उतरते हैं, तो जब वो डीप सी में जाते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ते चला जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा गैसेस का सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ये सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है तो जब हम ऊपर आएंगे, सरफेस पर आएंगे, तो हमारा क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी घटते चला जाएगा। तो जो बॉडी में हमारे गैसेस डिसॉल्व हुए हैं, जो हमारे ब्लड में जो गैसेस का सॉल्युबिलिटी बढ़ा है, वो क्या होगा, अब घटना शुरू करेगा। इस दौरान जो बॉडी में हमारा जो गैस गया है, जैसे हमारे गैसेस मिक्सचर में मेनली ऑक्सीजन नाइट्रोजन जाते हैं, तो वो जब जाता है तो नाइट्रोजन क्या करेगा, हमारे ब्लड से बाहर निकलने का कोशिश करेगा। तो जब ये ब्लड से बाहर निकलने का कोशिश करता है तो क्या करता है, ब्लड वेसल को कहीं कहीं पर वो ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से मस्कुलर क्रैम्प आ जाता है, हमारे बॉडी अकड़ना शुरू हो जाता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड बेंड। इसे हम बेंड कहते हैं। अब इससे क्या आता है कि हम बेंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम जो है बेंड से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए जो है जो डाइवर्स होते हैं वो स्पेशल गैसेस मिक्सचर यूज करते हैं, जिसमें हमारा ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम किया जाता है और उसमें हीलियम का कंटेंट बढ़ाया जाता है। अबाउट 11% हीलियम, 57% नाइट्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन का मिक्सचर तैयार किया जाता है, जिसे डाइवर लेकर वो सी में उतरते हैं। और जब वो ऊपर आते हैं एट द सरफेस तो उनको जो है डीकम्प्रेशन चेम्बर में ले जाया जाता है सबसे पहले, जहां पर जो प्रेशर होता है वो एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर तैयार किया जाता है जितना उनको लेवल पर मिलता है। जैसे हम देखते हैं हमारा अगर ये सरफेस है तो हमारा जो डाइवर है वो यहां पर है, तो डाइवर के पास जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर के वजह से इसके अंदर जो है कुछ गैसेस डिसॉल्व हो गए। जैसे ही ये सरफेस पर आएगा, सरफेस पर जैसे ही आएगा तो उसे जो बोट हमारा रहता है उसी में एक चेम्बर होता है, सबसे पहले उस चेम्बर में ले जाया जाता है, जहां पर उसके बॉडी के प्रेशर को धीरे 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 डिक्रीज किया जाता है। इससे क्या होता है, उसके ब्लड में जो नाइट्रोजन डिसॉल्व हो गया है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे ब्लड से बाहर आता है। जब वो ब्लड से धीरे धीरे बाहर आता है तो हमारा कोई भी ब्लड कैपिलरी को वो ब्लॉक नहीं कर पाता और इस तरह वो ब्लड से बाहर आ जाता है। तो ये हमारा हो गया बेंड और उससे रिमूवल का तरीका। अब एक टर्म आता है एनॉक्सिया। जैसे हमारे जो डाइवर्स समुद्र के नीचे गए तो हम लोग के जो है माउंटेन क्लाइंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सरफेस से ऊपर जाते हैं। जब वो सरफेस से ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, उनके बॉडी के ऊपर लगने वाला प्रेशर घट जाएगा। हमारा बॉडी सरफेस पे रहने के लिए तैयार है, लेकिन जब हम माउंटेन पे जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर जब कम होगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर घटने पर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटते चला जाएगा। और जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कंटेंट घट जाता है तब हम लोग जो है सोचने समझने की क्षमता हमारा घट जाता है, हम लोग थिंक नहीं कर पाते हैं। दिस सिचुएशन इज नोन एज एनॉक्सिया, व्हेन वी आर अनेबल टू think or rationalize the surrounding situation due to the absence of or due to the low concentration of oxygen। तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में लो कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से हम नहीं सोच पाते हैं, तब इस सिचुएशन को कहते हैं एनॉक्सिया। अब एनॉक्सिया से बचने के लिए भी माउंटेन क्लाइंबर क्या करते हैं,
वो गैसियस मिक्सचर लेकर जाते हैं, जिसमें मेरा मेनली होता है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं जब माउंटेन पर, तो जहाँ ऐसा सिचुएशन मिलता है जहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है, हमारे बॉडी से ऑक्सीजन बाहर निकलने लगता है, वैसे सिचुएशन पे वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन मास्क लगा लेते हैं, जिससे वो क्लाइंबिंग आसानी से कर लेते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम रॉड्स लॉ और सम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ।